छी, मुसहर हो का? दूर हटो बे। अरे ये सब चूहा खाता है। सही सुना, चूहा खाते हैं। ये मुसहर जाति है। स्थानीय भाषा में मूस को चूहा कहा जाता है और इसलिए जो चूहा पकड़ता है उसे मुसहर कहा जाता है। झारखंड में इन्हें भुइयां कहा जाता है। जमीन खोदने के कारण इनका ये नाम पड़ा। इन्हें बनवासी, मांझी और अजवार जैसे नामों से भी जाना जाता है। लेकिन इससे हमें क्या? हम तो जानते हैं कि ये अपने देश में जाति है कि जाति ही नहीं। लेकिन बिहार से हजारों किलोमीटर दूर केरला में रहने वाली इस लड़की को बहुत फर्क पड़ता है। तभी तो दक्षिण के सबसे विकसित राज्य केरल से होने के बावजूद इन्होंने बिहार में आने के लिए अपना घर कोट्टयम छोड़ दिया और उस उम्र में ये बिहार आ गई जिस उम्र में कई बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि आगे ये विषय पढ़े या ये विषय पढ़े और इसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड कैसा दिख रहा है। जी हाँ, 16 साल की उम्र भला होती ही क्या है। सुधा वर्गीस ने जब पहली बार अपने पिता को बिहार जाने की बात कही थी तो पिता बिल्कुल चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। लेकिन सुधा वर्गीस के अंदर तूफान चल रहा था। उन्होंने बिहार जाने का फैसला कर लिया था। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि सुधा जिस राज्य की भाषा बोलना नहीं जानती, समझती नहीं थी, ना ही अंग्रेजी जानती थी, उस राज्य में जाने की जिद क्यों कर रही थी? दरअसल इसके पीछे है 1960 का वो दशक जब एक दिन वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में थी और एक मैगजीन पढ़ रही थी। उसमें बिहार की कुछ ऐसी तस्वीरें थी जिसमें बंजर जमीन पर रहने वाले मुसहर समुदाय की बदहाली दिखाई गई थी। दोस्तों, भावनाओं को किसी भी भाषा की जरूरत नहीं होती। सुधा के लिए ये किसी ट्रिगर पॉइंट की तरह था। वो गहरी सोच में डूब गई कि मुसहर जाति की बदहाली ने उन्हें सोचने को मजबूर कर दिया। वो रात भर सो नहीं पाई। उन्होंने सुबह उठते ही ठान लिया था कि कैसे भी करके बिहार की ट्रेन पकड़ना है और बिहार जाना है। 12वीं पास करने का इंतजार था और वो दिन भी आ गया। सुधा ने पहले एक संस्था से खुद को जोड़ा। वो सबसे पहले बिहार के जमालपुर पहुंची। वहाँ उन्होंने नोट्रेडम स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही सुधा समझ गई कि ये उनकी मंजिल नहीं। इस स्कूल में तो संपन्न घरों के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ वो नहीं हो सकता जिसे सोचकर उन्होंने केरला छोड़ा था। बस फिर क्या था, जमालपुर भी छोड़ दिया, पटना चली गई। यहाँ मुसहर इलाके में रहने लगी। 1987 तक आते आते उन्होंने नारी गुंजन संस्था से खुद को जोड़ा, जहाँ वो मुसहर जाति के बच्चों को पढ़ाने और जागरूक करने का काम करती थी। लेकिन मुसहर जाति के बीच काम करने के दौरान उन्हें पता चला कि यहाँ सिर्फ पिछड़ेपन ही नहीं बल्कि हरासमेंट और हिंसा से जुड़े कई मामले भी इस जाति से जुड़े हुए हैं। सुधा ने संस्था में काम करते हुए 2 साल बाद लॉ की डिग्री ली। यही नहीं, उन्होंने पटना के नजदीक दानापुर में लाल कोठी के टोला यानी जहाँ गाय भैंस रखते हैं वहाँ प्रेरणा नाम के एक स्कूल की भी शुरुआत की। बाद में आसपास के लोगों ने जब ये देखा कि दूर दक्षिण से एक लड़की यहाँ इतना कुछ कर रही है, साइकिल से 50 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पढ़ाने आती है, तो वो भी मदद के लिए आ गया। कुछ सरकारी मदद भी मिली। सुधा चाहती थी कि मुसहर जाति की लड़की ज्यादा से ज्यादा स्कूल में पढ़े और हुआ भी यही। 125 मुसहर जाति की लड़कियों ने यहाँ दाखिला लिया। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। सुधा को सामाजिक ताना बाना समझ आने लगा था। वो अपनी आंखों के सामने देखती कि कैसे 2 कुर्सियों में से एक पर उच्च जाति के लोग बैठ जाते, लेकिन मुसहर जाति के लोग ऐसे हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। भले ही एक कुर्सी खाली ही क्यों न रह जाए, हर हाल में मुसहर जाति का आदमी नीचे ही बैठता। यही नहीं, ये लोग उच्च जाति या दबंगों को कुछ कहने से डरते थे। चुपचाप इनके खेतों में काम करते। इन्हें खेतों में काम करने के बदले कुछ अनाज मिल जाता था। लेकिन ये इतना पर्याप्त नहीं होता, सो ये मजबूरी में चूहा पकड़ते। 1987 में सुधा वर्गीस ने नारी गुंजन नामक संस्था की स्थापना की ताकि मुसहर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी। सुधा की कानून की डिग्री यहाँ काम आई और सब कुछ समझते बूझते उन्होंने मुसहरों के साथ रहते काम करते 21 साल बिता दिए। लेकिन एक दिन अचानक साल 2005 में उन्हें ये इलाका छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें मजबूर होना पड़ा क्योंकि कुछ दबंगों को उनका काम, उनका नाम पसंद नहीं आ रहा था। सो रास्ते से उन्हें हटाने के लिए षड्यंत्र होने लगे। जिस समाज में उन्होंने उम्र गुजार दी वहाँ उन्हें हत्या की धमकी मिलनी शुरू हो गई। आखिरकार उन्हें ये इलाका छोड़ना पड़ा, पर जज्बा नहीं, वो यहाँ भी नहीं रुकी। उन्होंने मुसहर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का ठाना। 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनाया
उन्हें पट्टे पर जमीन दिलाई, खेती सिखाई। धीरे धीरे इन महिलाओं को आमदनी होने लगी और सैकड़ों महिलाएं भी ये देखकर जुड़ने लगी। कुछ सालों बाद तस्वीर बदली और मुसहर महिलाएं अपने नाम पर जमीन खरीदने लगी। आपको जानकर हैरानी होगी, सुधा जी ने शादी ही नहीं की। आज ये 73 साल की हो गई हैं। आज भी दलितों को जागरूक कर रही हैं। कहते हैं ना कि तपस्या कभी बेकार नहीं जाती। सुधा वर्गीस को उनकी तपस्या का फल मिला। 2006 में उनके निस्वार्थ काम को पहचान मिली और इसी साल उन्हें पद्मश्री मिला। जीवन के 30 से अधिक वर्षों को किसी वर्ग को ऊपर उठाने के लिए समर्पित कर देना आसान नहीं होता दोस्तों। 1960 के दशक में एक लाइब्रेरी से शुरू हुई सुधा की सोच ने क्या से क्या कर दिया। समुदाय के अत्यधिक सामाजिक पिछड़ेपन को एसी कमरों में पॉलिसी बनाकर दूर नहीं किया, न ही किसी नेता की तरह बड़े बड़े भाषण देकर, बल्कि उनके बीच रहकर उन्होंने ये सब किया। जरूरी नहीं कि आपके हालात बुरे हो तभी आप किसी के दर्द को महसूस कर सकते हैं। सुधा तो केरल से आती थी, वहाँ उन्होंने ये भेदभाव नहीं देखा था, लेकिन एक मैगजीन ने उनकी अंतरात्मा को हिला कर रख दिया और 1965 में गरीबों और वंचितों के लिए काम करने के लिए वो बिहार चले गए। इसके लिए उन्होंने अपनी भाषा पर काम किया, अंग्रेजी और हिंदी सीखी। मुसहर महिलाओं के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ उन्होंने 1987 में नारी गुंजन नामक संस्था की स्थापना की। उन्हें पढ़ाने के लिए स्कूल खोला। उन्होंने देखा कि महिलाओं को अपने कानूनी अधिकारों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि बलात्कार और यौन शोषण जैसे अपराध हैं, जिनकी सूचना देना आवश्यक होता है। यही नहीं, किसी मुसहर महिला के साथ अपराध हो भी जाता तो पुलिस अधिकारी भी ऐसी प्रतिक्रिया देते कि आप सपने में भी सोच नहीं सकते। अधिकारी कहते, ऐसे गंदे कपड़े पहनने वाली लड़की का बलात्कार कौन करेगा? सोचिए, ऐसे माहौल में कौन थाने जाएगा? मुसहर महिलाएं कहती हैं, पुलिस उन्हें बुरी तरह से पीटेगी। ये सब देखते हुए सुधा की वकालत काम आई। 2 साल से भी कम समय में उन्होंने 9 बलात्कार के मामले दर्ज किए। वे कहती हैं कि मुसहर हर दूसरे गांव में ऐसा ही अनुभव कर रहे थे। आज दोस्तों, सब कुछ सुधा वर्गीस की ही तपस्या का फल है कि अब मुसहर जाति की लड़कियां पहली पीढ़ी की शिक्षार्थी बन रही हैं। वे डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनने का सपना देख रही हैं। यही नहीं, वो कराटे, पेंटिंग, कला और शिल्प सीख रही हैं। गुजरात में आयोजित एक कराटे प्रतियोगिता में ये लड़कियां स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीत कर ला रही हैं। जापान में अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में भाग ले रही हैं। नारी गुंजन सरगम महिला बैंड भी बनाया गया है, जिसे हर तरफ से व्यापक सराहना मिल रही है। सुधा कहती है, ये तो बस एक शुरुआत है। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार जी की प्रसिद्ध कविता को सुधा जी ने जिया है। दोस्तों, जब हम अन्य मनुष्यों को देखें तो हम केवल मनुष्यों को देखें। यहीं से समानता की शुरुआत होगी। सुधा को आगे के लिए बहुत उम्मीदें हैं कि इन समुदायों का भविष्य अतीत की सभी त्रासदियों को ठीक कर देगा। आप क्या मानते हैं? वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको हम यूथ आइकन ऑफ इंडिया का मंच दे रहे हैं। आइए अपनी कहानी कहिए जो किसी की प्रेरणा बने। अगर ऐसा संभव न हो तो फेसबुक पेज पर हमारी ईमेल आईडी दी गई है, अपनी कहानी आप वहां भेज सकते हैं।